दोस्तों नमस्कार। आज श्री रतन टाटा जी 5 तत्वों में विलीन हो गए। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व ही रच शरीर। दोस्तों, क्षिति मतलब ज़मीन होता है, जल मतलब जल होता है, पावक मतलब अग्नि होता है, क्षिति जल पावक गगन मतलब आकाश होता है और समीर मतलब हवा होता है। ये 5 तत्वों से किसी भी जीव का शरीर बना हुआ रहता है और मृत्यु के बाद ये 5 तत्वों में शरीर विलीन हो जाता है, मिल जाता है। तो आज हमारे देश के जाने माने उद्योगपति, परोपकारी इंसान और सादगी और कर्तव्य निष्ठा के प्रतिमूर्ति श्री रतन टाटा जी 5 तत्वों में विलीन हो गए। लेकिन क्या कोई हस्ती, कोई महान व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व 5 तत्वों में विलीन होता है? आदमी का शरीर नश्वर है, वो विलीन हो जाता है, लेकिन आदमी का किए हुए कर्म और कर्तव्य बोध हमेशा जीवित रहता है। आज रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं हैं, आपके बीच नहीं हैं, इस देशवासियों के बीच नहीं हैं, वो इस देश को, इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके द्वारा किया गया हर एक पुनीत कार्य हमें प्रेरणा देती रहेगी, हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उत्सुकता जगाएगी और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। रतन टाटा जी कहते थे कि यदि आप अरबपति हैं, खरबपति हैं तो कोई बात नहीं, ये तो आम चीज़ है। लेकिन यदि आप परोपकारी नहीं हैं, आप परोपकारी नहीं हैं, खूब अरबपति हैं, खूब खरबपति हैं, तो कोई मायने नहीं रखता कि आपका वजन कितना है, आप क्या करते हैं। रतन टाटा जी हमारे सामने बहुत सारे आदर्श रखे हैं। आज उन आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति में आदर्श गुण होता है और हर व्यक्ति को चाहिए को अपने आदर्श गुणों को समझ सकें, अपनी प्रतिभा को समझ सकें। उन्होंने कुछ और कोट्स बोले हैं, मोटिवेशनल कोट्स बोले हैं। वो कहते हैं कि यदि आपको तेज़ चलना है तो उसके लिए आप अकेले चलिए, लेकिन आपको बहुत दूर तक जाना है तो इसके लिए सबका साथ चाहिए। यदि आपको दूर तक जाना है, आप सोचेंगे अकेला जाएंगे तो आप नहीं चल सकते। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जीवन जीने के लिए उतार चढ़ाव ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान का लाइफ एक जैसा नहीं रहता है, तो उसमें अपने हिम्मत, अपने धैर्य, अपने संयम से उसको चलते रहना चाहिए, उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में संघर्ष नहीं रहेगा, रास्ता बिल्कुल समतल रहेगा, तो लाइफ जीने का तरीका नहीं है। उन्होंने बोला है कि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। हर इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसमें संघर्ष करना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे कोट्स उन्होंने बताए हैं, मोटिवेशनल कोट्स उन्होंने बताए हैं, जिसको आदमी को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए, अपने अंदर उसको मनन करना चाहिए। दोस्तों, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब रतन टाटा जी मात्र 10 साल के थे तो उनके माता पिता में मनमुटाव होता रहता था और उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया था। उस स्थिति में कुछ तो कहा जाता है कि उनको कुछ दिन अनाथ आश्रम में भी रहना पड़ा था, जैसा लोग कहते हैं, जैसे कहानियों में आते हैं, न्यूज़ चैनलों पर कभी कभी आ जाते हैं। और उसके बाद उनके दादी जी ने उन्हें गोद ले लिया था और परवरिश की थी। दादी के पास एक कार थी। जब वो पढ़ते थे, पढ़ने के समय में दादी के पास एक कार थी, तो कार से जब ड्राइवर उनको छोड़ने जाता था तो मना कर देते थे कि लाने के लिए, जब मैं आऊँगा तो मैं खुद चल के आऊँगा, आप मेरे को लाने के लिए नहीं आइएगा। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। वो चाहते थे कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूं। जब वो पढ़ने के दौरान उनको कहीं पैसा का अभाव महसूस होता था तो
कहा जाता है कि होटल में भी काम करने से पीछे नहीं हटते थे। अपने पढ़ाई के लिए, अपने पैकेट खर्च के लिए उन्होंने संघर्ष से, वो चाहते थे कि मेरा ज़रूरत है तो मैं खुद उसको पूरा कर सकता हूँ, नहीं कि मैं किसी के ऊपर आश्रित रहूँ। वो हमेशा अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शुरू से मिलनसार स्वभाव के थे, और एक गुण उनको अपनी दादी से सीखने के लिए मिला था। रतन टाटा जी जब और बड़े हुए, समय चलता रहा, फिर उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए गए। विदेश से पढ़ने के दौरान उनको लव भी हुआ था, लेकिन इसी बीच में उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और उनको जब बोला गया कि आपकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने वापस इंडिया आए और दादी का सेवा करने लगे। उनको ऐसे ही 2-3 बार और किसी के साथ लव हुआ था, और शादी तक जाते जाते किसी न किसी कारण से वो शादी के मंजिल तक नहीं पहुंच पाए थे। चाहे जो भी कारण हो, शादी नहीं किए थे। रतन टाटा जी आजीवन शादी नहीं किए, लेकिन उनके लिए आज जितना आम पब्लिक रो रहा था, जितना आम पब्लिक रोड पर भीड़ लगाया था, यहाँ तक कि उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पुलिस का बैरिकेड भी तोड़ दिए पब्लिक, वो आम जनता के लिए भगवान के समान थे। अपने टाटा समूह का जो भी इनकम होता था, उसका 60% वो गरीबों में खर्च करते थे। वो ट्रस्ट को देते थे। ट्रस्ट से गरीबों का इलाज होता था, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था होती थी, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था होती थी, और हर तरह से आम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। रतन टाटा जी जब विदेश से वापस आए, दादी की सेवा करते थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने टाटा ग्रुप में ही एक कर्मचारी की नौकरी ज्वाइन की। वो चाहते थे कि हम डायरेक्ट ऊपर किसी बड़े ओहदे पर बैठेंगे तो हमें वो गुण नहीं आएगा जो एक कुशल कामगार या कुशल बिजनेसमैन को आता है। इसके लिए उन्होंने सीखने के लिए कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए। चाहते तो उनको टाटा समूह में अच्छे ओहदे पर भी बैठाया जाता, लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से एक कर्मचारी के रूप में ज्वाइनिंग लिए टाटा ग्रुप में, और अथक मेहनत और प्रयास से उन्होंने वो सारे गुण सीख लिए जो एक बिजनेसमैन को होता है। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने बिहार का जमशेदपुर, जो अब झारखंड में पड़ता है, वहाँ पर बहुत साल गुजारे और वहाँ पर काम किया। आपको मालूम होना चाहिए, जमशेदपुर उनके दादाजी सर जमशेद जी टाटा के नाम से बनाया गया था, बसाया गया था। सर जमशेद जी टाटा ने खुद जमशेदपुर का नामकरण किए थे, और उन्होंने अपने नाम पर उसको जमशेदपुर रखा था। वहाँ पर साक्षी में स्टील कंपनी था। चूँकि वो व्यापारी वर्ग से आते थे, उद्योगपति थे, तो और भी स्टेट में उनका कंपनी था, और उन्होंने बिहार को भी चूज किया था, पसंद किया था कि यहाँ पर भी अपना रोज़गार फैलाया जाए, बढ़ाया जाए। तो श्री रतन टाटा जी का बिहार से एक गहरा लगाव था। दोस्तों, इस बीच रतन टाटा जी धीरे धीरे अपने टाटा ग्रुप कंपनी में आगे बढ़ते गए, और जो टाटा समूह संघर्ष कर रहा था, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, आगे बढ़ने के लिए, कंपनी अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा था, उसमें रतन टाटा जी ने अपने सूझबूझ से उसको शिखर तक पहुंचाया। एक बार की बात है, रतन टाटा जी ने इंडिका कार लॉन्च किया था, लेकिन जितनी मेहनत और जितने अथक प्रयास और परिश्रम से उसने उसका निर्माण करवाया था, बाज़ार मूल्य उस तरीक़ा से उसका नहीं मिल पा रहा था, बाज़ार में उतना डिमांड नहीं हो पा रहा था, तो उनको निराशा हाथ लगी। उनके जितने भी सहयोगी थे हाथ पीछे खींचने लगे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो अकेला पड़ गए थे, लोग इनको दोष देने लगा था। तो फिर चारों तरफ से श्री रतन टाटा जी ने थक हार कर उसको बेचने का निर्णय लिया, और
उसको बेचने के लिए उन्होंने अमेरिका से बात की और अमेरिका गए। उस समय जगुआर और लैंड ओवर फोर्ड कंपनी बनाती थी और विदेशी कंपनी थी। तो उनके मालिक से उन्होंने जाकर बात किया, तो मालिक ने ना नुकुर करने के बाद, मान मनोबल करने के बाद बोलते हैं कि आपके ऊपर मैं दया कर रहा हूँ, आपके ऊपर मैं रहम कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपके कंपनी को, आपके जो मारुति कंपनी है इंडिका की, उसको ख़रीद रहा हूँ, नहीं तो डूबते हुए कंपनी को कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। और जब आपको समझ नहीं थी, आपको नॉलेज नहीं थी, तो आपने क्यों कंपनी शुरू की। जब रतन टाटा जी बाहर निकले मीटिंग ओवर होने के बाद, तो उनको ये बातें अंदर तक झोर दी। चूँकि रतन टाटा जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि नहीं, मैं अपना ये प्लान कैंसिल करूँगा, मैं कोई डील नहीं करूँगा। और आकर फिर से उन्होंने सोचने विचारने के बाद उसका नया रूप दिया, नया मॉडल तैयार किया इंडिका का, और इस बार वो मॉडल पूरे भारत में जोरों से चला और बहुत सारे लाभ दिए। इसी तरह से समय चलते रहा और ठीक 10 साल बाद वही फोर्ड कंपनी का जगुआर और लैंड ओवर कार घाटे में चलने लगा और उसका मालिक रतन टाटा जी को फ़ोन मिलाया, रतन टाटा जी से बात किया और बोले कि मैं अपना कंपनी की कार आपको बेचना चाहता हूँ। रतन टाटा जी को अपना अपमान याद था, लेकिन फिर भी उन्होंने शालीनता से उनका निमंत्रण स्वीकार किया और उनको बुलाया, उनको साथ अच्छा व्यवहार किया और उनकी दोनों कंपनियां, फोर्ड की जो कारें थी उसकी कंपनियां खरीद ली। आज उनके हाथ लगाने से इंडिया में वो कंपनी दिन दूना चौड़ रात चौगुना वृद्धि कर रही है। तो दोस्तों, रतन टाटा जी एक महान शख्सियत हैं। वैसे शख्सियत न तो आज तक पैदा हुए हैं, वैसे उद्योगपति न तो आज तक पैदा हुए हैं और न भविष्य में पैदा होंगे। ऐसे ऊपर से बनकर आते हैं, कोई नीचे नहीं बनाता है। रतन टाटा जी महान विभूतियों में से एक थे। रतन टाटा जी कभी कभी खुद कार ड्राइव करते थे। वो हमेशा ये भाव रखते थे कि हर आदमी बराबर है, चाहे वो हमारा ड्राइवर है, चाहे हमारा सर्वेंट है, सबके साथ दोस्तीपूर्ण मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते थे। वो हर गरीब के साथ हाथ मिलाते थे, हर गरीब के साथ सेल्फी लेते थे, हर गरीब के साथ खड़े रहते थे, हर विपरीत परिस्थिति में उनको मदद करते थे। वो हमारे रतन टाटा जी थे। आज वही कारण है कि जब वो गुजर गए, वो इस दुनिया से विदा ले लिए हैं, तो उनके लिए पूरा देश रो रहा है, आज शोक मना रहा है। ऐसे उद्योगपति न तो आज कभी हुए थे और न होंगे। इनका कोई विपक्ष नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, सब इनके सपोर्ट में रहते थे। तो दोस्तों, रतन टाटा जी को राजकीय शोक के साथ अंतिम विदाई दी गई और अपना पारसी और हिंदू दोनों रीति रिवाजों के साथ उनका बरली में जो शमशान घाट है वहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया, अग्नि को समर्पित किया गया और इस तरह से वो हम लोग के साथ से विदा हो गए। आज हम आप सब उनके लिए रो रहे हैं, प्रयासरत हैं कि उनको भारत रत्न मिले और लगता है भारत सरकार उनको जल्द ही भारत रत्न से भी नवाजेगी। इसी के साथ मैं अपना रतन टाटा पर जो बात रख रहा था और समाप्त करता हूँ। ऐसे तो रतन टाटा वो महान अनुभूति है कि उनके बारे में जो कुछ भी बोला जाए कम रहेगा। इसलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग अच्छा से रहें, सकुशल रहें और जहाँ भी रहें शांति और प्यार भाईचारा के साथ रहें। चलिए, बाय बाय।